आज के कार्यक्रम के सम्मान्य अतिथि मंत्री महोदय आदरणीय रूपाला जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान पातुरकर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर कुरकुरे, डॉक्टर प्रकाश राव शर्मा जी, दक्षिणकर जी, मेरे गुरुजन भी यहाँ पर कुछ बैठे हैं और गुरुतुल्य सभी लोग बैठे हैं। एक पशु वैद्य की हिसाब से लगभग आधा सभागृह ये मेरा सीनियर है। तो ऐसे सभी और अन्य उपस्थित सभी बंधु भगिनी, पहले तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जब जब यहाँ पर आता हूँ, ग्रेजुएशन के 4 साल तो इसी में निकाले, तो पूरे जीवन के लिए सामग्री मुझे यहाँ से मिली है। बाद में बहुत वर्षों के बाद एक बार एलुमनी गैदरिंग के लिए आया, तो वर्षों से जो नहीं मिले थे ऐसे मित्र फिर एक बार मिले और वो मिलना चलता रहा। तीसरी बार आया तो जो मैंने छोड़ दिया था, MBSc की डिग्री लेना ही बाकी था, बाकी सब हो गया था, लेकिन वो मैंने प्रोसीजर बीच का छोड़ दिया, इमरजेंसी लग गई तो वो डिग्री मेरी अधूरी रही थी। तो मुझे एक ऑनररी सम्मान आपकी ओर से दिया गया, केवल अपनत्व की भावना, और दूसरा कोई उसका कारण है नहीं। और आज आया तो आपने मुझे फेलो बना लिया औपचारिक रूप से। वैसे तो आई एम योर फेलो, सबका, सभी वेटरनरियंस का, क्योंकि मैं स्वयं वेटरनरी। तो ये जो सदैव स्नेह आत्मीयता आप लोगों से मिलती है, उसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ, और इससे मैं उऋण हो नहीं सकता। ये कर्जा ऐसे ही कायम रहे, उसमें भी बहुत अच्छा एक आनंद मिलता है। रही विषय की बात, तो बहुत सारी बातें यहाँ कही गई है। भाषण मेरा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं सोचकर आया था, वो सब यहाँ हो गया है, इसलिए मैं उसको एक सूत्र के रूप में आपके सामने रख देता हूँ। कृषि और पशुपालन, ये हमारे देश में नई बात नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे देश में कई नई बातें लाई, लेकिन उसमें ये नहीं है। हमारे देश में कम से कम 8000 वर्ष पुरातन कृषि है, और हमारी कृषि हमेशा पशुओं पर निर्भर रही है। तो हमारी कृषियों में अनेक क्रॉप्स और साथ में अनेक विध पशुपालन, ये सदा रहा ही है। ये बात ठीक है कि 8000 साल से कोई कृषि विद्यापीठ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, लेकिन हमारे खेत और हमारी पशुशालाएं ही हमारी लेबोरेटरीज थी, और हमारे कृषक पशुपालक यही हमारे साइंटिस्ट थे। यानी विदेशों में नस्ल सुधार के लिए 300-350 साल पूर्व हमारे यहाँ से रेड सिंधी गायों को उधर ले जाया गया। जो ICAR के द्वारा पब्लिक टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें फर्स्ट ईयर में मैंने ये पढ़ा है। पूछा जाए तो उत्तर लिख सकूं, इसलिए याद किया है। तो ये शास्त्र हमारा अपना है। ये ठीक है कि बीच के काल में हमारे यहाँ इसमें जो सतत अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, नई नई बातें सामने आती है, विज्ञान विकसित होता है, तो सत्य का नए सिरे से पता चलता है, वो प्रोसेस बंद हो गई, तो हम पिछड़ गए। पिछड़ने के 2 कारण थे। एक तो हम चले ही नहीं, हमने चलना बंद कर दिया, हम पीछे हो गए। दूसरी बात है कि जितना हमारे पास था वो भी हम भूल गए। अब पिछड़ने का सवाल नहीं रहा, अब हम आगे भाग रहे हैं।
विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से आज के ज्ञान के बराबरी में हमें एक जोड़ इसको देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यहाँ की कृषि इतने दिन चलती रही, सतत चलती रही। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ऑपरेशन का नियम इस नाते फैलो जमीन रखने का रिवाज है, तो वो कोई आपत्ति आई इसलिए नहीं होता है। हमारा किसान अगर 5 एकड़ उसके पास है तो 4 एकड़ जोतता है, 1 एकड़ खाली रखता है। अगले साल वो 1 एकड़ जोत में लाता है, 1 एकड़ और छोड़ देता है। ये उसके निरीक्षण में उसको ये पता है। परंतु अफ्रीका जैसी कुमारी भूमि में जहाँ कोई खेती नहीं हुई थी, पाश्चात्य लोग गए, उन्होंने अपने तरीके से खेती की और 400 साल के बाद उनको जमीन के बंजर होने की समस्या का सामना करना पड़ा। अब जब मैं कॉलेज में था तब इन बातों को कहना दकियानुसी माना जाता था। जैविक खेती की बात करना पिछड़ेपन का लक्षण था। लेकिन आज तो ये विज्ञान सिद्ध बातें हैं और सारी दुनिया उस ओर मुड़ रही है। और खेती के, पशुपालन के इन तरीकों में हम लोग सबसे सीनियर हैं। तो मुझे इतना कहना है कि आज जो आप कहेंगे, विचार करेंगे। 2 दिन सेमिनार चलने वाला है, कैसे और इस शास्त्र को आगे लिया जाए, जीडीपी बढ़ाया जाए। उसमें पहली तो बात ये होनी चाहिए कि इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान हमारे पास है। हमारी परंपरा का आज काल सुसंगत उपयोगी ज्ञान कौन सा है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के साथ हमने जो सीखा है उसके कुछ दुष्परिणाम भी है, साइड इफेक्ट्स भी है। हमने इतने हजारों वर्ष ये सब चलाया, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ऐसा विज्ञान है जो बिना साइड इफेक्ट के ये सारे परिणाम दे सकता है। तो उसको याद करना, उसको कैसे जुटाया जाए वो है, वो ज्ञान हमको पता नहीं, हमारे किसान के पास आज भी है, हमारे जंगलों में आज भी है, उसका उपयोग होता है, उसके परिणाम भी मिलते हैं। और कई प्रकार के प्रयोग जनता में चल रहे हैं। हम तो यहाँ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो बजट की बात आएगी, उसको तो टाल नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार में हैं तो खर्चा कैसे करना, तो सरकार देगी। तो ये थोड़ा बहुत चलते रहता है। रूपाला जी ने कहा वो भी सही बात है, परंतु बिना सरकार के जनता बहुत प्रयोग कर रही है आजकल, पशुपालन में भी और खेती में। वहां से भी हमको ये सारी बातें मिल सकती है। जैसा रूपाला जी ने कहा, वहां कांटेक्ट करना और उनके ज्ञान को प्राप्त करना। थोड़ा सा पद्धति में किसी भी जाते हैं तो पद्धति हमको थोड़ा रिजिड बना देती है। ये उस पद्धति का दोष नहीं है, ये स्वाभाविक होता है। हमारे संघ के काम को करते समय भी हमारी पद्धति है, उस पद्धति में हम ज़्यादा रम गए तो रिजिड हो जाते हैं। हमको एक बैलेंस रखना पड़ता है, लचीला अनुशासन बनाना पड़ता है। वैसे हमको थोड़ा लचीला होकर, ये जो हमारे इस जगत के बाहर भी लोग हैं, उनके पास डिग्री होगी नहीं होगी, लेकिन वो यशस्वी प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव का ज्ञान उनके पास है, उसको स्वीकार करना ये वैज्ञानिकता है। रोनाल्ड रॉस को येलो फीवर कैसे ट्रांसमिशन होता है पता नहीं था। कलकत्ता में आकर कितने साल गवाए उसने, उसको सॉल्यूशन मिले नहीं। ऊब गया, 3 महीने छुट्टी के लिए अमेरिका में गया। टेक्सास में उसका निवास था। उस समय जो काउबॉयज थे, रैंचर्स थे, उनसे गपशप करते समय उसको ये पता चला कि इनकी ये मान्यता है कि मच्छर बढ़ते तब येलो फीवर बढ़ता है। अब ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं, प्रूवन फैक्ट नहीं थी, ये एक ओल्ड वाइज टेल ऐसा कहते हैं ना, वैसा था। लेकिन उसने उस पर काम किया कि ऐसा क्यों है, तो उसको ध्यान में आया कि येलो फीवर ये भी मच्छरों से ट्रांसमिट होता है।
तो ये जो लोकल नॉलेज रहता है उसको अनसाइंटिफिक करके रिजेक्ट करना ये गलत बात है। परीक्षा के बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर वो सही नहीं निकला तो रिजेक्ट करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी परीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि ये करेंगे तो और एक बात ध्यान में आएंगी कि सब बातें एक दूसरे से जुड़ी है। अभी तो हम वापस जा ही रहे, यानी मशीन की खेती बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं। आज के तारीख में भी 65% जो किसान है वो तो बहुत छोटी ज़मीन वाला, नॉन इरिगेटेड लैंड में खेती करने वाला है। उसके ये मशीन की खेती पुराती नहीं, उसको ये फर्टिलाइजर हो गए पुराते नहीं, उसके चलते वो कर्जे में दब जाता है, आत्महत्या करता है। उसको अगर उसको समझ में आए इस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिखाना है, वो अपनी खेती को सस्टेन कर सके और लंबे समय तक उसकी जमीन खेती को सस्टेन कर सके, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है। उस किसान के लिए आज भी बैल महत्वपूर्ण है, इसलिए गाय महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ दूध का व्यवसाय तो कभी था नहीं, पहले दूध बेचा नहीं जाता था, दूध दिया जाता था। हमारे यहाँ जो ब्रीड्स है, देशी ब्रीड्स, सबके सब दूध देने वाले नहीं है, कुछ है दूध देने वाले, अच्छा दूध देने वाले हैं और आज भी वो कॉम्पीट कर सकते हैं, ऐसा उनको फिर से तैयार किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रीड्स बने हैं वो उस इलाके का एग्रीकल्चर ध्यान में रखकर बने हैं। हमारे यहाँ विदर्भ में गिर गाय एग्रीकल्चर में नहीं चलती, यहाँ का जो गौरव है वो यहाँ की खेती में वही चलेगा। धान की खेती में भारी वजन के साहिवाल वगैरह ब्रीड नहीं चल सकते, उसमें हल्के वजन की ब्रीड नहीं। हमारे यहाँ हजारों वर्षों के हमारे किसानों के, पशुपालकों के प्रयोग से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली नस्लें खड़ी हो गई। हमको इस दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। शास्त्र हमारा वैश्विक है, उसके टेक्स्ट बुक वैश्विक हो सकते हैं, विश्व में उसके बारे में जो ज्ञान है वो हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमको अपनी परिस्थिति में करना है। हमको भारत केंद्रित सोच के आधार पर सोचना चाहिए और जीडीपी बढ़ सकता है उससे भी, क्योंकि इसी सोच को लेकर ईस्वी सन 1 से लेकर तो ईस्वी सन 1700 कुछ तक हम दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी वाले, इकोनॉमिकली नंबर 1 देश रहे। उस समय हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स भी एग्रीकल्चर सेंटर था। तो ये बात जीडीपी बढ़ा नहीं सकती ऐसा नहीं है। हमको थोड़ी अपनी दृष्टि को भारत केंद्रित करके इस बात को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इस इंटरडिपेंडेंस को समझना पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर विकास करना है तो फोकस चाहिए, और फोकस चाहिए तो फिर अलग काउंसिल चाहिए। आपने जो बातें रखी है उस सब का मैं आज यहाँ सुनने के पहले से समर्थक हूँ, क्योंकि हम वो अनुभव करते हैं, आप लोग भी अनुभव करते हैं, और मैंने भी 1 साल अनुभव किया है डॉक्टर रहकर, एक्सटेंशन ऑफिसर था मैं, इसलिए मुझे पता है। और मिलते रहते मित्र, तो ये सारे दुख दर्द मैं भी सुनते रहता हूँ, और भूखते समय वो आंखों से दिखते हैं। सॉल्यूशन इसका आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि व्यक्ति शाह में कुछ लोगों को जानता हूँ जो सरकार में, रूपाली जी जैसे, तो मैं ये जानता हूँ कि इनका फोकस कुर्सी पर बना रहना केवल नहीं रहता, वो वहाँ होना ही पड़ता है, उतना ही उनका है, लेकिन गए हैं तो कुछ करके दिखाना, और करके यानी अपना ही कीर्ति बढ़े ऐसा नहीं, तो और 10 लोगों का लाभ हो ऐसा कुछ करके दिखाना, ये उनका स्वभाव है। मैं किसी पार्टी की, व्यक्ति की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मेरे वो मित्र हैं, मिलते रहे, परिचित है। जैसे
मेरे यहाँ बैठे हुए कुछ मित्रों के बारे में मैं दुनिया में बता सकता हूँ और बताता भी, वैसे उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा है, इसलिए यथावकाश ये बातें होंगी, वो अलग अलग रचनाएं बनानी पड़ेगी। फोकस बढ़ाना है तो स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, और ये होता है तो बजट एलोकेशन भी करना पड़ेगा, और हमको पीपल्स पार्टनरशिप में से भी अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी श्रीमंत नहीं होती, सब विभाग पैसा मांगने लगे तो डूब जाएगी। ये हो नहीं सकता, किसी भी देश में नहीं हो सकता। तो पब्लिक पार्टनरशिप ये करनी पड़ती है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन सारा करते समय ध्यान में रखिए कि दृष्टिकोण हमारा ये होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अलग अलग होना पड़ेगा। जैसे एक फीटस रहता है तो पहले तो एक ही सेल रही थी ना, उसकी 2 होती है, फिर 4 होती है, 8 होती है, 32 होती है, 64 होती है। उसके बाद उसमें वो एक स्ट्रीक आता है जिससे नर्वस सिस्टम शुरू होती है। ऐसा करते करते ऑर्गन्स, सिस्टम्स, ये सब बन जाता है। रूप अलग अलग है, ये उंगली और ये मेरी आंख मिलती नहीं, स्थान अलग है, काम अलग है, रूप अलग है, लेकिन हम सब एक शरीर से जुड़े हैं। तो अपने देश का पशु विज्ञान, अपने देश की कृषि, अपने देश की आर्थिक अवस्था, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की खाद्य सुरक्षा, अपने देश के लोगों की नीतिमत्ता, ये सब बाढ़ एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें। और इसलिए विचार करते समय हमको इन सब संदर्भों का ध्यान रखकर विचार करना पड़ता है। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडरमोस्ट, ऐसा अप्रोच यहाँ नहीं चलता। ये राष्ट्र जीवन है, ऐसा विचार आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि ये ज्ञान पहुंचता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हमने पहुंचना शुरू नहीं किया, इसलिए नहीं पहुंचता है। एक्सटेंशन विभाग सर्वत्र है, सरकार में भी है, यूनिवर्सिटीज में भी है। लेकिन जो मैंने बताया, एक मानसिकता बनती है कि अपने प्रोसीजर में इतना है, अपने नियमों में इतना है, इसके बाहर जाना नहीं। उपयुक्त बाहर बहुत है, जो हमारे सिस्टम में कैसा बिठाना, ये हमको सोचना है। तो हमको जाना है, देखना है, लोगों को बताना है। दूसरी एक बात मेरे ध्यान में आती है कि भाषा का बड़ा अवरोध है। आज का हमारा आधुनिक पशु विज्ञान का सारा ज्ञान अंग्रेजी में है, हमारे किसानों को समझ में नहीं आता। उनके पास एक टूटी फूटी टर्मिनोलॉजी है, वो उनकी भाषा में, वो हमको समझ में नहीं आता। तो अभी नई शिक्षा नीति ने तकनीकी विषयों में भी स्वभाषा के प्रयोग का काम आगे बढ़ाया है। अभी बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है कि भाषा तो अपनी भारत की होगी, उस प्रांत की होगी, टर्मिनोलॉजी टेक्निकल है, वो पुस्तक की होगी, अंग्रेजी की होगी। लेकिन हमको भी अपना विषय समझाने के लिए एक्सटेंशन के लोग जाते तो ये करना ही पड़ता है। तो थोड़ा हमको ये एक करना पड़ेगा, तब ये ज्ञान लोगों को अपना लगेगा, इस ज्ञान की समझ भी बढ़ेगी। तो ये कैसे किया जाए, इसको भी सोचना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत है, लेकिन उसके मास्टर आप हैं। मैं वेटरनरियन हूँ और जितनी पैथोलॉजी पढ़ा हूँ वो सब स्मरण में है मेरे, लेकिन मैं अभी रूटीन में नहीं हूँ। अप टू डेट आप हैं और आपका अधिकार है, परंतु करते समय कुछ बातें इनका ध्यान हमको रखना चाहिए। तो इस सेमिनार में से ये सारी बातें होगी, एकदम सबका सब आज हो जाएगा ऐसा नहीं, इसको आगे की गति मिलेगी और आप सब लोग मिलकर इस शास्त्र को देशोपयोगी और काल सुसंगत बनाकर, कभी समय था कि हमने विदेशों से फिर से सीखा, आने वाले 30-40 वर्षों में हमारी ज्ञान की स्थिति ये बननी चाहिए कि विश्व के देश जैसे पहले तक्षशिला नालंदा में आते थे, वैसे यहाँ पर आए। नागपुर वेटरनरी कॉलेज में पढ़ने के लिए विदेश से लोग आए।
उनकी कंपटीशन हो। यहाँ सीट्स कम है, उनका नंबर ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़े, लेकिन सब लोग प्रयास करें कि हमको एडमिशन भारत के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मिले। ये स्थिति आ सकती है। मैं सब क्षेत्रों में वेटरनरियंस का जो ये मेरिट देखता हूँ, कैपेसिटी देखता हूँ, कॉन्फिडेंस देखता हूँ, उससे मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं। नॉलेज भी है उसकी, तो पहले कभी नहीं। एक पशुपालक था, उसने केवल अपने पशुपालकों को ठीक किया ऐसा नहीं, उसने पूरे देश के राजनीति को ठीक करके रख दिया। बहुत पहले उनको हम गोपाल कहते हैं। तो ये क्षमता है, क्योंकि जो बोल नहीं पाते और उनका भला करने जा तो लात मारते, सींग मारते हैं। ऐसे लोगों का भी हित करने का शास्त्र हमको मिला है। हम ये कर ही सकते हैं। नॉलेज के मामले में हम कहीं से कहीं कम नहीं। आज के विज्ञान के नॉलेज में भी अब हम लोग आगे हैं, और इसलिए इस दृष्टि से सोचकर ऐसी कुछ बातें ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़े। आपकी मांगों से मैं तो पूरा सहमत हूँ। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ आने के पहले रूपाला जी को बताया था, लेकिन वो होगा धीरे धीरे। मैंने इसी बिल्डिंग में हमारे गुरुजनों के ओर से ही एक वाक्य बार बार सुना है, द गुड साइंटिस्ट्स डोंट कंप्लेन अबाउट देयर लेबोरेटरीज। एडिसन के पास कौन सी लेबोरेटरी थी, ऐसा हमको बताते थे। उसके पहले मुझे मालूम नहीं था। ये यही सीखा हूँ। अगर यही ये सीखा हुआ ज्ञान काम आता है तो हम इन सारी बातों का प्रयोग करें और कुल मिलाकर देश को आगे ले जाएं। आपको उपदेश करने का मुझे अधिकार नहीं, मैं आपसे सीखा हूँ। इसके बाद भी आपने मुझे बुलाया, भाषण करने को लगाया, और मेरा भाषण शांतिपूर्वक सुन लिया। इसलिए आपका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, फिर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त।